भूमिगत जल में निर्मित स्थलाकृतियाँ या चूना प्रदेश या कास्ट प्रदेश में निर्मित स्थलाकृतियाँ। एक्चुअली क्या है, जो कास्ट प्रदेश में जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, वो सक्रिय घोलक का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके क्रिया करके वे अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ वहाँ पे सक्रिय घोलक बन जाता है। और ये सक्रिय घोलक जब चूना प्रदेश से जाता है तो यहाँ पर अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ बनाता है। अलग अलग तरह की स्थलाकृतियों में जैसे अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हम सबसे पहले ले लेते हैं। कास्ट प्रदेश की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, उसमें सबसे पहला है इरोशनल लैंडफॉर्म्स में लैपीस। लैपीस क्या है? घुलन क्रिया के कारण ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, असमान हो जाती है, पतले पतले लंबे लंबे कटक जैसी बन जाती है जिसमें शिखरिकाएँ होती हैं, और ये स्थलाकृतियाँ लैपीस कहलाती है। लाइमस्टोन की खुली सतह पर जब जल चट्टानों की संधियों को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत करता है तो इसके कारण छोटी छोटी शिखरिकाओं का निर्माण होता है, उनकी दीवारें खड़ी होती हैं और इस प्रकार खड़े किंतु लंबे नुकीले कटक स्तंभ बन जाते हैं जिन्हें लैपीस कहते हैं। ये लैपीस आपको कई जगह देखने को मिलेगा, जैसे इंग्लैंड में क्लिंट में, जर्मनी में कैरन में, साइबेरिया में बोगाज में, ये आपको लैपीस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है घोल रत्न या उससे संबंधित जो भी डिफरेंट स्थल रूप। घोल रत्न या सिंक होल्स जिसको कहते हैं आप, घोल रत्न को स्वेलो होल्स, विलियन, घोल रत्न को विलियन है ना, सिंक होल्स, स्वेलो होल्स, ये अलग अलग शब्द हैं जो आप देखेंगे इसमें। तो घोल रत्न और उससे संबंधित कई तरह की स्थलाकृतियाँ, जिसमें सबसे पहले वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर सक्रिय घोलक का कार्य करता है। चट्टान की संधियों में जल घुल करके घुलनशील तत्वों का घोल कर निकाल देता है। इस घुलन क्रिया में संधियों का विस्तार होता है और असंख्य छिद्र बन जाते हैं। छोटे छोटे छिद्रों को घोल रत्न या सिंक होल्स कहते हैं। जो अलग अलग छिद्र बन जाते हैं कास्ट प्रदेश पे, चूने के प्रदेश में, तो उनको सिंक होल्स या घोल रत्न कहते हैं। घोल रत्न जब दो घोल रत्न या दो से अधिक घोल रत्न बड़े हो जाते हैं और उनका आकार बढ़ जाता है, विस्तृत हो जाता है, तो इन घोल रत्न को विलयन छिद्र कहते हैं या स्वेलो होल्स कहते हैं। वो तो सिंक होल्स था, ये स्वेलो होल्स हो गया। यानी कि जो घोल रत्न है उससे बड़े आकार के जो विलयन छिद्र, उनको विलयन छिद्र कहेंगे। 2 या 3 या 4 ये मिल करके और बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं अपेक्षाकृत बड़ी साइज के, तो उनको हम बोलते हैं स्वेलो होल्स। विलयन रत्न को घोल रत्न द्वारा ही निर्मित छिद्र कहते हैं। इनके छिद्रों का आकार अत्यधिक विस्तार होता है उन्हें, और जब ये विलयन छिद्रों का आकार और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें कहते हैं डोलाइन। जैसे विलयन छिद्र जो है उसका आकार और बढ़ गया, यूगोस्लाविया में आपको डोलाइन की कई स्थलाकृतियाँ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है कास्ट खिड़की। कास्ट खिड़की क्या है? विलयन रत्न के ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने पर वृहत छिद्र का निर्माण होता है तथा जब उसका ऊपरी भाग खुला रहता है तो उसे हम कहते हैं कास्ट खिड़की। अब आता है युवाला। युवाला में क्या है? कई डोलाइन मिल करके वृत्ताकार गर्त का निर्माण करते हैं। विस्तृत गर्त को युवाला कहते हैं। इसका निर्माण ऊपरी छत के ध्वस्त हो जाने से होता है और असंख्य घोल रत्न का विस्तार हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया युवाला। फिर है पोल्ये या राजकुंड किसको कहते हैं? युवाला से और भी अधिक विस्तृत गर्त को पोल्ये कहते हैं। इसका आकार अत्यधिक बड़ा होता है। ये युवाला का आकार और क्षेत्रफल कई एकड़ में होता है। ये पोल्ये का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर होता है। ये जैसे देखने को मिलेगा बाल्कन क्षेत्र यूरोप में, इसी तरह से लिवानो पोल्ये, और भी कई अलग अलग जगह आपको ये पोल्ये देखने को मिलेंगे। कास्ट प्रदेश की घाटियाँ। कास्ट प्रदेश की घाटियों में सबसे पहले धस्ती निवेशिका। ये इतने अधिक घोल छिद्र हैं कि समूचे सतह पर एक छलनी का काम करते हैं और घोल छिद्र कीप के रूप में कार्य करता है। और जब छिद्रों का विदर से होकर के नदी का जल नीचे चला जाता है तो उसे धस्ती निवेशिका कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा विलयन छिद्र होता है जिस पर नदी का जल आकर के सारा नीचे चला जाता है और ऊपर बहने की बजाय उस छेद में घुस के नीचे बहता है, सतह से नीचे। जिस बिंदु पर जल नीचे प्रविष्ट होता है उसे सिंक कहते हैं और जल प्रायः विलयन छिद्र से ही अदृश्य हो जाता है ना।
तो उसको हम कहेंगे धस्ती निवेशित। अब आता है अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली। जिस स्थान पर नदी का जल सतह के नीचे चला जाता है और आगे की सतह नदी की घाटी शुष्क रहती है, क्योंकि इनका प्रयोग नदी के अपने प्रवाह मार्ग के लिए इसलिए नहीं करती क्योंकि वह इसका जल सतह के नीचे प्रवाहित होने लगता है, तो ऊपर का शुष्क भाग को शुष्क नदी कहते हैं। और जब नदी एक विलीन छिद्र पर समाप्त होकर जल लंबे समय तक सिंक होल की नदी अपनी घाटी और कास प्रदेश के नीचे बहती है, और इस अवस्था में घाटी का अंत एक विलीन छिद्र पर होता है। तो जहाँ इस घाटी को अंधी घाटी कहते हैं, क्योंकि आगे कहीं पर भी जल नहीं बह रहा है, एक विलीन क्षेत्र पे आकर के सारी नदी का जल नीचे जा रहा है और धरातल से नीचे बह रहा है, तो इसको हम कहेंगे। और ऊपर की उसकी जो जहाँ बहना चाहिए वो सतह शुष्क रह रही है, तो इसको हम कहेंगे अंधी घाटी। अब है कास्ट घाटी या घोल घाटी। अधिक वर्षा के समय पृष्ठीय नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होती हैं और तथा अपनी चौड़ी तथा यू आकार की घाटियों का निर्माण करती है। फिर कंदरा या गुफा, जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होती है। इनका रूप तथा आकार भिन्न भिन्न होता है। ऊपरी सतह के नीचे खोखला भाग होता है और अंदर आर पार जल जा सकता है। इस तरह की कंदराओं का निर्माण हो जाता है या गुफाओं का निर्माण हो जाता है। ये लाइमस्टोन क्षेत्र में देखने को मिलती है इस प्रकार की कंदरा या गुफाएं। अब इसका क्या है, प्राकृतिक पुल। कंदरा की छत जब ध्वस्त हो जाती तो उसका कुछ भाग अवशिष्ट पुल के रूप में बच जाता है। जब नदी विलयन छिद्र पे लुप्त होकर के वह नीचे अपघर्षण घुलन क्रिया में कंदरा का निर्माण करती है और पुनः सतह पर प्रकट होती है, तो कंदरा के छत के नीचे धसक जाती है और उसकी छत का कुछ भाग शेष रह जाता है। कंदरा के दो पार्श्वों को जोड़ने वाला जो स्थान होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक पुल या नेचुरल ब्रिज। अब आता है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। उसमें निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में ज़्यादा नहीं है, 3 ही स्थलाकृतियाँ, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ। स्टेलेक्टाइट में क्या है, समस्त ये कंदरा के नीचे अंदर बनने वाली स्थलाकृति है। तो कंदरा के नीचे कंदराओं में समस्त जल तिरोहित हो जाता है या भूम जल स्तर के नीचे हो जाने पर जल तल नीचा हो जाता है। कंदरा की ऊपरी छत से जल रिस कर टपकने लगता है और घुलन क्रिया के कारण पदार्थों में समाविष्ट हो जाता है, परंतु जब अधिक ताप के कारण वाष्पीयकरण के फलस्वरूप जल सूखने लगता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, तो जल की घुलन शक्ति, पदार्थों को धारण करने की शक्ति घट जाती है और छत के नीचे पदार्थों का निक्षेप होने लगता है और निक्षेप के कारण पतले लंबे लंबे स्तंभ बन जाते हैं। इन स्तंभों को स्टेलेक्टाइट या आश्चुताश्म कहते हैं। स्टेलेक्टाइट, नाम ध्यान रखना, स्टेलेक्टाइट या आश्चुताश्म, ये आप कहेंगे इसको। फिर है स्टेलेग्माइट, रिसने वाला जल की मात्रा अधिक होती है, वह सीधे कंदरा के फर्श पर टपक जाता है और कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ बनने लगती है और छत की ओर बढ़ने लगती है। उसको कहते हैं स्टेलेग्माइट या निश्चुताश्म। स्टेलेग्माइट या निश्चुताश्म, वो तो था आश्चुताश्म, है ना, अगर छत पर बन रहा है, और अगर फर्श से बनकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो आ गया स्टेलेग्माइट या निश्चुताश्म। अब आपका आता है कंदरा स्तंभ, तीसरी स्थलाकृति जो है निक्षेपात्मक, उसमें आएगा कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ में क्या है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं। निरंतर लंबाई वृद्धि के कारण स्टेलेक्टाइट बढ़ करके कंदरा फर्श की तरफ बढ़ जाते हैं और कंदरा की छत को इसके फर्श से मिलाते हैं, इसलिए छत और फर्श मिलकर के लंबे लंबे पिलर्स बन जाते हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट निरंतर एक दूसरे की तरफ बढ़कर मिल जाते हैं, ऐसे में कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। तो ये सारी जो स्थलाकृतियाँ थी आपकी, वो थी अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल की कास्ट प्रदेश में स्थल आकृतियाँ।